गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस यूनिट में जैसा कि आपने देखा होगा यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम। तो यहाँ पर हम यूरिनरी सिस्टम के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बारे में एक इंट्रोडक्शन आज देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल को होती है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से बताया गया था, है ना। आप लोगों ने शायद एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक रिवीजन भी किया होगा। फिर भी एक ब्रीफ रिवीजन जो है हम यहाँ पर इसके बारे में कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम के मेन ऑर्गन यहाँ पर क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो किडनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, दो किडनी यहाँ पर होती हैं, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। ठीक है, दोनों साइड एक एक किडनी देखने को मिलती है। किडनी पे ही जो है एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, बट वो भी यहाँ पर आकर रिएक्ट करता है किडनी के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन्स हैं, हम डिटेल में इसको अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में। ठीक है, किडनी से जो है यूरिन फॉर्मेशन होता है और सप्लाई किया जाता है यूरेटर को। यूरेटर से जो है वो आकर के कहाँ पर कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आकर के वो कलेक्ट होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो पास आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो है इस तरह से एनाटमी है और फिजियोलॉजी है। वो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि इनका लोकेशन कहाँ होता है, सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है। ठीक है, क्या इसका साइज़ होता है। ठीक है, वो सब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको एनाटमी फिजियोलॉजी ठीक से उसकी पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ मेन ऑर्गन हैं जो कि इनके अगर सब नॉर्मल फंक्शन रहेगा तो क्या होगा उस कंडीशन में कि नॉर्मल यूरिन का फॉर्मेशन होगा, नॉर्मल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर बना रहेगा। बट अगर कहीं ना कहीं इनमें डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, जैसे कि किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, तो उस वजह से क्या होगा, इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा कहाँ पर। इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा यूरिन के फॉर्मेशन पे, या हम बात करें कि जो नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है उस पर इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फ़ंक्शन के, कि यूरिनरी सिस्टम का फ़ंक्शन क्या है, या कह सकते हैं कि हम किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर का क्या फ़ंक्शन है। ठीक है, तो किडनी ही सबसे मोस्ट ऑर्गन है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। द यूरिनरी सिस्टम प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट विद इन द बॉडी। अब यहाँ पर समझने वाला जो वर्ड है वो क्या है, मेन वर्ड यहाँ पर समझने वाला जो है वो क्या है हमारा, होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये वर्ड मतलब होता है कि संतुलन बना के रखना। अब संतुलन किस चीज़ का बना के रखना है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बना के रखना। तो ये संतुलन किस तरह से बना रहेगा, या होम्योस्टेसिस की कंडीशन किस तरह से बनी रहेगी कि जितना फ्लूइड इंटेक्ट हमारा है उसी के अकॉर्डिंग जो है यूरिन आउटपुट को मेंटेन करके चलना। अगर हमारा फ्लूइड जो है, हम बहुत ज़्यादा इंटेक है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड ले रहे हैं, तो यूरिन आउटपुट भी उसी तरह से ज़्यादा होगा। अगर हम फ्लूइड कम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से वाटर एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें तो जितने भी सोल्ट होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम की बात करें, हम पोटेशियम की बात करें, तो इनका एक नॉर्मल लेवल जो है वो बना के रखना, वो भी जो है यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, द किडनी प्रोड्यूस यूरिन डेट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, उन्हीं को जो है यूरिन के साथ पास आउट करना, ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है। इंक्लूडिंग द नाइट्रोजनस कंपाउंड यूरिया एंड यूरिक एसिड एक्सक्रीशन एंड सम ड्रग्स। ठीक है, तो जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, ठीक है, उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट सॉल्ट हैं, ठीक है, या अगर ड्रग्स वगैरह कोई किसी भी तरह की मेडिसिन लेता है तो उन सब का एक्सक्रीशन जो है वो किडनी
की हेल्प से ही होता है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। द मेन फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी आर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मेंटेनिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब किडनी के फंक्शन है, यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ एरेथ्रोपोइटीन। एरेथ्रोपोइटीन जो है आपको पता है एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन के लिए जो है एरेथ्रोपोइटीन हार्मोन का जो है वो होना ज़रूरी है, और उसको स्टिमुलेशन कौन देता है, उसका स्टिमुलेशन कब होगा, जब इसका सिक्रीशन होगा किडनी से। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ रेनिन। सिक्रीशन ऑफ रेनिन, तो रेनिन का नाम आपने सुना होगा, एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। क्या मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, रेनिन प्ले करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को, कि सबसे पहले जो है यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलती है, वो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना। तो कंडीशन देखने को मिल सकती है, ये 3 कंडीशन है। ठीक है, डिक्रीज़ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो रहा है हमारी बॉडी में किसी भी कारण से। अब कारण क्या हो सकते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है कि इंजरी हो जाना और ब्लड का लॉस होना। ठीक है, ब्लड जो है वो एक्सीडेंट इंजरी हुई और इंजरी की वजह से ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। दूसरा जो है कि ब्लड प्रेशर का डिक्रीज़ हो जाना। ब्लड प्रेशर कैसे डिक्रीज़ होगा, या तो कोई इंडिविजुअल जो है वो कहीं ना कहीं जो है सोडियम की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि सोडियम का नॉर्मल लेवल होना ज़रूरी है। या किसी को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है बहुत ज़्यादा अगर वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है सीवियरली, तो उस कंडीशन में भी उसका फ्लूइड कम हो जाएगा और उसकी वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन बनेगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोवोलेमिया से हाइपोटेंशन होगा, यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड सोडियम। सोडियम का भी एक नॉर्मल जो लेवल है वो मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर उससे कम सोडियम की कमी होती है किसी ना किसी कारण से, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा कि किडनी को जो है ये पॉजिटिव, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस क्यों है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है उसके साथ किडनी क्या करेगा, यहाँ पर सिक्रेट कर देगा रेनिन को। ठीक है, रेनिन को सिक्रेट करेगा। जैसे ही यहाँ से सिक्रेट हुआ रेनिन, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसकी प्रेजेंट में एंजियोटेंसिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो क्या करेगा, उसका क्या फंक्शन है कि ये जो है वोसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। वोसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी क्या होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करने का काम करता है। ब्लड वेसल कॉन्ट्रिक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ जाएगा, वैसा भी नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जाएगा बढ़ता जाएगा, नहीं। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, नेगेटिव भी है ना। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है, यानी कि एक लिमिट तक। जैसा कि हमको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, तो 120/80 या इससे थोड़ा ऊपर की बात करें, थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाने लगेगा तो फिर से जो है कहीं ना कहीं हमको नॉर्मल में मेंटेन करके रखना है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जो यहाँ पर किडनी के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ब्लड प्रेशर को जितना बढ़ाने की आवश्यकता थी उतना ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। अब किडनी जो है इस रेनिन के सिक्रेशन को कम कर दे। क्या कर दे किडनी, यहाँ पर रेनिन के सिक्रेशन को कम कर दे।
रेनिन का सिक्रीशन जब किडनी कम कर देगी तो वापस से जो है ये आगे की प्रोसेस नहीं होगी, ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है रेनिन की वजह से वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म्स, तो ये इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखनी है, बार बार लिखनी है, बार बार इनका रिवीजन करना है और बार बार इनको याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम जो है वो क्या है, या तो साइन एंड सिम्टम्स हैं या कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हमको देखने को मिलेगी इस सिस्टम में। तो अगर इस सिस्टम को आपको ठीक से समझना है, जितनी भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, जितने भी डिसऑर्डर हैं, अगर वो आपको ठीक से समझना है तो आपको ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर आप इनको नहीं याद कर पाएंगे, एक तरह से कह सकते हो कि ये इस यूनिट को समझने के लिए बेसिक है ना, ये वोक्यूबुलरी है ना, मीनिंग है, इम्पोर्टेंट मीनिंग जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर आ जाता है एल्डोस्टेरॉन। ये क्या है, हार्मोन है, सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉज द किडनी टू रिजॉर्ब सोडियम। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो किडनी से ही जो है इसका सिंथेसिस होता है, रिलीज़ भी किया जाता है। कब रिलीज़ किया जाता है, जब भी सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, यानी सोडियम बहुत ज़्यादा यूरिन के साथ बाहर ना चला जाए बॉडी से, है ना, तो इसके लिए जो है ये एल्डोस्टेरॉन काम करता है, यानी सोडियम के एक लेवल को मेंटेन करने का काम एल्डोस्टेरॉन करता है। नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान रखो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, बट आकर के काम कहाँ करेगा, किडनी पे। ठीक है, टू रीअब्जर्व मोर वाटर ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन इसको बोला जाता है, इसका मेन काम क्या है, रीअब्जर्व मोर वाटर। ठीक है, तो जब भी वाटर जो है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, अगर हम किसी भी कारण से जो है वाटर इनटेक नहीं कर पा रहे या किसी ना किसी कारण से जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में जो है वेसोप्रेसिन एक्टिव हो जाता है और वो वाटर के रीअब्जर्व को मेंटेन करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो है वाटर को यूरिन के साथ, यानी यूरिन का फॉर्मेशन ही कम हो जाएगा, क्योंकि यूरिन में क्या है 96% तो वाटर ही है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं यूरिन के फॉर्मेशन को ये डिक्रीज़ कर देगा, ताकि जो है यूरिन का फॉर्मेशन कम से कम हो और वाटर का रिजॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है यहाँ पर एनयूरिया। ठीक है, कौन सी टर्म आ जाती है नेक्स्ट, एनयूरिया। ठीक है, तो एनयूरिया की अगर हम बात करें, एनयूरिया की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं और इसको आपको ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। एनयूरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ, तो एनयूरिया जो है वो डिक्रीज आउटपुट लेस देन 50 ml इन 24 आवर्स। ठीक है, डिक्रीज आउटपुट लेस देन 50 ml इन 24 आवर्स। ठीक है, तो ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, मेनली जो है ये कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है रीनल फेलियर की कंडीशन में। रीनल फेलियर जब होगा, यानी किडनी काम करना बंद कर देगी किसी इंडिविजुअल को, है ना, तो उस कंडीशन में यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा और ये साइन एंड सिम्टम्स एनयूरिया की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर बैक्टीरिया इन यूरिन, बैक्टीरियूरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरियूरिया जो है, बैक्टीरिया इन द यूरिन, यानी जब भी इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रेजेंट रहेगा। तो वो यूरिन में जो है, जब यूरिन पास आउट होगा तो उसमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहेंगे, जो हमको कब पता चलेगा, जब यूरिन का एनालिसिस किया जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्रिएटिनिन आ जाता है। क्रिएटिनिन क्या है, एंडोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मसल्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, मसल्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, मसल्स एनर्जी
मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसकी इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, डायग्नोस्टिक इवालुएशन है। क्या है, डायग्नोस्टिक इवालुएशन एक इम्पोर्टेंट क्रिएटिनिन, क्योंकि इसका नॉर्मल लेवल होना ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी मेजर प्रोसीजर करने वाला, या मान के चलें हम किसी को सर्जरी होनी है, चाहे वो कोई से भी सर्जरी हो, है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है इस रीनल सिस्टम से जो है रिलेटेड सर्जरी हो। सर्जरी उसको चाहे किसी भी तरह की हो रही हो, पर उस सर्जरी को करने से पहले डॉक्टर हमेशा क्या चेक करते हैं, क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं। अगर ये लेवल नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं पहले इसको नॉर्मल किया जाता है, यानी कि किडनी के फंक्शन को जो है वो नॉर्मल किया जाता है कहीं ना कहीं, और उसके बाद ही जो है फिर जो है पेशेंट की सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो और ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट है डिसयूरिया। डिसयूरिया यानी पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। ठीक है, तो ये भी मोस्ट ऑफ जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका साइन एंड सिम्टम होता है कि जब एक इंडिविजुअल यूरिन पास आउट करने के लिए जाता है, एक पेशेंट यूरिन पास आउट करने को जाता है, तो उसको दर्द होता है। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। रीनल कैल्कुलाई में ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट को जो है यूरिन पास करने के लिए जब वो जाएगा तो उसको पेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्ट्रेट थ्रू द ग्लोमेरुलाई पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि 1 मिनट में जितना प्लाज्मा फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस से, वो क्या कहलाता है, जीएफआर कहलाता है। अगर इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें कि कितना होता है, तो 90 टू 120 ml पर मिनट होता है। ठीक है, कितना होता है, 90 टू 120 ml पर यूनिट होता है। ये सारे के सारे जो है आपको याद रखने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आपका जब प्रैक्टिकल वाइवा एग्ज़ाम होता है या कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बन रहे हैं इस यूनिट से, तो वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, यही सारी टर्म्स जो हैं वो पूछी जाती है, प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स भी इनको पूछते हैं, इसलिए ये आप याद रखो। और ये सारे के सारे जो साइन एंड सिम्टम है वो किसी ना किसी डिजीज़ में पेशेंट को देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आपको पता है एक स्ट्रक्चर है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन थ्रू विच फिल्ट्रेशन अकर। जो फिल्ट्रेशन है यूरिन का वो कहाँ से होगा, वो नेफ्रॉन में होगा, है ना, और वहीं पर उसका जो पार्ट है क्या है, ग्लोमेरुलस है। नेक्स्ट है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया जो है वो क्या है, रेड ब्लड सेल इन द यूरिन। तो यहाँ पर जो हम इसको समझ सकते हैं कि ये हीम, हीम जहाँ पर आ गया उसको वो किसको इंडिकेट करता है, वो ब्लड को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन इज नोन एज हेमेचूरिया। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्चुरेशन। नेक्स्ट क्या है, मिक्चुरेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन और वॉइडिंग, यानी एक इंडिविजुअल जब यूरिन पास आउट करने के लिए गया है तो प्रोसेस क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वॉइडिंग मोर फ्रिक्वेंटली इंक्रीज वॉइडिंग एपिसोड। वॉइडिंग मोर फ्रिक्वेंटली यानी ज़्यादा से ज़्यादा, जितना एक नॉर्मल इंडिविजुअल का टाइम है, जैसे एक इंडिविजुअल जो है वो जितने भी टाइम जो है यूरिन के लिए जाता है, यूरिन पास आउट होने के लिए जाता है, अगर उससे ज़्यादा वो जा रहा है, उससे ज़्यादा अगर उसका एपिसोड बढ़ गए हैं, तो कंडीशन क्या है, फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ऐसा भी क्यों होता है, डिजीज़ कंडीशन की वजह से। जैसे देखने को मिलता है कि डायबिटीज़ अगर किसी को है, तो डायबिटीज़ की कंडीशन में क्या होगा कि फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलीयूरिया। तो पोलीयूरिया, पोली शब्द जहाँ पर आ गया उसका मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है अधिक। ठीक है, तो पोलीयूरिया यानी यूरिन का अधिक निकलना, अधिक आना, यानी कि यूरिन आउटपुट मोर देन 3 लीटर। एक इंडिविजुअल का जो नॉर्मल यूरिन जो है उसका अमाउंट कितना होता है, 800 ml टू 2 लीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 800 ml टू 2 लीटर होता है, पर अगर वो 3 लीटर से भी ज़्यादा हो रहा है तो कंडीशन कहलाती है पॉलीयूरिया की कंडीशन। नेक्स्ट है यहाँ पर यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट क्या है, यूरिनरी रिटेंशन, इनएबिलिटी टू वॉइड। एक इंडिविजुअल है उसको यूरिनरी सेंसेशन आ रहे हैं पर वो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है, तो ये यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन है। ठीक है, ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सबको पता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है नोक्चूरिया।
नोक्चूरिया अवेकिंग एट द नाइट टू यूरिनेट, यानी कि एन से नाइट हमको याद रखना है, एन से नोक्चूरिया हमको याद रखना है। ओल्ड एज में देखने को मिलता है, या कई बार जो है एक इंडिविजुअल जो कि रात के टाइम बहुत ज़्यादा सोने से पहले अगर फ्लूइड लेता है तो उसको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। बट अगर फ्लूइड लेने की वजह से तो वो तो नॉर्मल है, बट अगर डिज़ीज़ की वजह से ऐसा हो रहा है बार बार नाइट टाइम में जो है यूरिनेशन के लिए ज़्यादा जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद हमको यूरिन के लिए जाने की नॉर्मली आवश्यकता नहीं होती है, या उतना ज़्यादा नहीं हम यूरिन पास आउट करने के लिए जाते हैं नाइट टाइम में जितना दिन के समय में जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो नॉक्चूरिया होती है। नेक्स्ट है अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी समझ में आ रहा है अर्जेंट। अर्जेंट क्या होता है कि अर्जेंट यूरिन पास आउट होने के लिए जाना है, ठीक है, उसको हम होल्ड करके नहीं रख सकते, या हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी है, डिफ़िकल्ट टू पोस्टपोन। ठीक है, ओल्ड एज में ऐसा देखने को मिलता है, या जो हम बात करें कि कई बार जो है कोई डिज़ीज़ की वजह से ऐसा हो जाता है कि एक इंडिविजुअल को जो है वो यूरिनेशन के लिए जाना है, वो बिल्कुल भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो है कुछ टाइम के लिए अगर उसको ऐसा कोई वॉइडिंग का पैलेस नहीं मिल पा रहा है तो उतने टाइम तक जो है वो यूरिनेशन को होल्ड करके रख सकता है। बट अर्जेंसी में जो है वो उसको तुरंत अर्जेंटली जो है वॉइड करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया क्या है? यूरिन आउटपुट 100 to 500 ml इन 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स के अंदर अगर 100 से 500 ml ही यूरिन आउटपुट हो रहा है तो वो कंडीशन ओलिग्यूरिया की कंडीशन होती है, जो कि ये भी रीनल फेलियर में या जो रीनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है रीनल कैल्कुलाई, इन सब में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है पॉलीयूरिया। ठीक है, सॉरी, प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? प्रोटीन यूरिया, यानी प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। ये देखने को मिलती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक कंडीशन होती है, क्लिनिकल सिंड्रोम की कंडीशन है, जिसमें काफ़ी सारे जो है साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे मेन होता है प्रोटीन यूरिया, यानी कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी कौन सा हम बात करें, एल्बुमिन जो है वो यूरिन के साथ जो है वो पास आउट होने लगता है। ठीक है, उसका जो है एब्जॉर्प्शन वो नहीं हो पाता किडनी से। नॉर्मल कंडीशन में इसको एब्जॉर्व कर लेती है किडनी और ये यूरिन में नहीं जाता, बट किसी जो है कंडीशन ऐसी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है, इस वजह से प्रोटीन जो है वो यूरिन के साथ ही बाहर जाता है या एक्सक्रीट होने लगता है। नेक्स्ट है पायूरिया। पायूरिया यानी कि WBC सेल जो है वो यूरिन के अंदर हमको देखने को मिलती है, और ये कब देखने को मिलेगी, कब पता चलेगा? जब उसका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, यूरिन एनालिसिस किया जाएगा, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये भी इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल के यूरिन में इन्फेक्शन है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज का प्रेजेंट होना, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। कंडीशन किस में देखने को मिलेगी? कंडीशन देखने को मिलेगी डायबिटीज़ मेलाइटस में। किस में देखने को मिलेगी? डायबिटीज़ मेलाइटस में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यूरिया नाइट्रोजन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आपको पता है ना, एंड प्रोडक्ट जो है वो जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें क्या निकलता है? यूरिया नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है हमने डिस्कस कर ली हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आई होगी। फिर भी अगर ऐसी कोई टर्म्स है जो आपको नहीं समझ में आती हैं, या इससे रिलेटेड और कोई आप डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर इस ग्रुप में पूछने की अपेक्षा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सभी के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें और मैं उसका आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूँ। इससे क्या होगा कि मैं आपका मैसेज देख भी पाऊँगा। इस ग्रुप में अगर आप भेजेंगे तो बहुत सारे जो है कमेंट्स आ सकते हैं, बहुत सारे मैसेज आ सकते हैं, और जो है दूसरे टीचर्स उनको भी इससे रिगार्डिंग जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कोई डाउट है और आपका एक जेन्युइन डाउट जो है वही आप पूछने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कॉमन प्रॉब्लम जो हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं, कि कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम होगी जो हम इसमें डिस्कस करेंगे।
ठीक है। तो कॉमन प्रॉब्लम में सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम आती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है। इन्फेक्शन क्यों होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। मेनली जो बैक्टीरिया वो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? ई कोलाई सबसे मेन। अराउंड 86% जो है वो केसेस यूटीआई के देखने को मिलते हैं ई कोलाई की वजह से। ठीक है। और बात करें एक नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, आपने सुना होगा एक टर्म नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो इंडिविजुअल को नहीं होते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले, और ऐसे इन्फेक्शन जो डेवलप्ड हो जाते हैं हॉस्पिटल जाने के बाद। ठीक है। हॉस्पिटल जैसे एक इंडिविजुअल है किसी और वजह से हो सकता है उसको जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है। ठीक है। उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में जो है एडमिट हुआ, या उसको हम कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसको जो है हॉस्पिटल में जाने के बाद हो सकता है उसको कैथेटराइज किया जाए, उसकी केयर ठीक से नहीं की जाए और उसके कारण उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। तो ऐसा इन्फेक्शन जो पेशेंट को हॉस्पिटल जाने से पहले नहीं था, बाद में डेवलप्ड हुआ, वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहलाता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं कि टाइप उस नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के अंदर जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस आइटिस लास्ट में लगा हुआ है, किसके आगे लगा हुआ है? नेफ्रॉन के। तो इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट इसको भी हम और आगे नेफ्राइटिस को डिस्कस करेंगे सब कुछ, इसका क्या इटियोलॉजी, क्या डेफिनेशन है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है ना, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ताकि एक समझ आपकी बने, आप इसके लिए प्रिपेयर रहें कि हम ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है। सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक अकेली जो है कंडीशन ना होकर के ग्रुप ऑफ कंडीशन हो सकती है। ठीक है। ग्रुप ऑफ कंडीशन है तो यहाँ ग्रुप ऑफ कंडीशन में मेनली हमको 3 साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। मैंने पहले भी बताया, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है। प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है यूरिन में। ठीक है। हाइपर लिपिडीमिया देखने को मिलता है, ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो है वो हमको क्या देखने को मिलता है? हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलता है, यानी एल्बुमिन की मात्रा जो है ब्लड में कम हो जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ एडिमा जो है वो देखने को मिलता है पूरे बॉडी में, क्योंकि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिटेंड होने लगता है और उसकी वजह से एडिमा जो है वो होने लगता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, है ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है रीनल कैलकुलस और स्टोन। ठीक है। दोनों वर्ड है यहाँ पर, रीनल कैलकुलाई भी है ना, और दूसरी जो है यहाँ पर हम बात करें नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। ठीक है। नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। ठीक है। दोनों कंडीशन सेम है, दोनों का मतलब होता है कि कैलकुलाई का या स्टोन का बनना। बस फ़र्क कितना है? नेफ्रोलिथियासिस हम किसे कह रहे हैं? अगर किडनी में जो है वो कैलकुलाई या स्टोन बन रहा है तो वो नेफ्रोलिथियासिस कहलाएगा, और किडनी के बाद यूरेटर या यूरिनरी ब्लेडर में बनेगा तो यूरोलिथियासिस कहलाएगा। ठीक है। ये क्यों बनता है? मेनली जो है कैल्शियम और ऑक्सलेट इसका लेवल बढ़ने लगता है, वो जाकर के डिपॉजिट होने लगते हैं कहाँ पर? जो है किडनी के अंदर और यूरेटर के अंदर वो डिपॉजिट होने लगते हैं, और उसकी वजह से ये कंडीशन बनती है। ठीक है। तो ये क्या है? एक ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन है। ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, वैसे डिटेल में हम इसको समझेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर ये हम बात करें पहले नेफ्रोलिथियासिस, तो ये किडनी है, किडनी के अंदर जो है ये इस तरह से अगर कहीं पर भी जो है अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, स्टोन बन रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कंडीशन कहलाएगी जो है नेफ्रोलिथियासिस। अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें, यूरेटर के अंदर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ठीक है, कहीं पर भी आ सकता है, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साइड कहीं पर भी, तो उसकी वजह से जो है
ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो क्या होगा कि किडनी से यूरिन तो फॉर्म होगा पर आकर के कहाँ ब्लॉक हो जाएगा, यूरेटर में। ठीक है, तो ये कंडीशन यूरोलिथियासिस की कंडीशन कहलाती है ना। ये यूरोलिथियासिस की कंडीशन डायरेक्ट यहाँ पर ब्लेडर के अंदर भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको शायद समझ में आ गया होगा यहीं पर, और ऐसा क्यों होता है ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल फेलियर यानी कि किडनी का फेलियर या रीनल फंक्शन का फेलियर हो जाना। ठीक है, एक्यूट होगा यानी अचानक से होगा। ठीक है, अचानक से यानी कि एक इंडिविजुअल का नॉर्मल फंक्शन चलता रहता है, कुछ भी ऐसा होता है उसको इंजरी होने की वजह से या उसको जो है इंजरी की वजह से कुछ भी कंडीशन हो जाती है, कोई इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट कंडीशन डेवलप्ड होती है और उसकी वजह से उसको रीनल फेलियर हो रहा है, तो वो एक्यूट रीनल फेलियर कहलाएगा। यानी कि इंडिविजुअल को अचानक होता है, वो एक हेल्दी कंडीशन में हो सकता है और अचानक से ऐसे उसको कोई पहले से कोई साइन एंड सिम्टम या कोई उसका डिक्लाइन देखने को नहीं मिलता रीनल फंक्शन का, और कंडीशन अकर हो जाती है, तो क्या कहलाती है, एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर, अब यहाँ पर इंडिविजुअल को पता चलता है कि कहीं ना कहीं रीनल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इंडिविजुअल जो है वो उसको पता है, उसको हो सकता है डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, पहले जो है उसको कोई ना कोई रीनल डिजीज़ बार बार हो रही है, रीनल इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, बट वो उनको ट्रीट नहीं करवा रहा, उनका ठीक से मैनेजमेंट नहीं करवा रहा है, एक तरह से उनको नेगलेक्ट कर रहा है, तो वो आगे जा कर के क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन रीनल फेलियर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको जो साइन एंड सिम्टम हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ओलिगूरिया या एनयूरिया की कंडीशन हमको इन दोनों रीनल फेलियर चाहे एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। ये मेल के अंदर होने वाली एक प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है एनलार्ज हो जाना, उसका साइज़ बढ़ जाना, हाइपरट्रोफी उसके अंदर हो जाती है। ठीक है, ये भी एज जो है ओल्ड एज में देखने को मिलता है, यूजुअली 50 ईयर के बाद ये कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉमा टू द रीनल ऑर्गन। ट्रॉमा कह लें या इंजरी कह लें, जितने भी रीनल ऑर्गन है, चाहे किडनी हो, यूरेटर हो, यूरिनरी ब्लैडर हो, उनमें अगर कोई भी इंजरी क्यों होती है या क्यों जो है ट्रॉमा होता है, सबको पता है मोस्ट कॉमन कोज है उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सेकंड जो है वो और दूसरी इंजरी हो सकती है, स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है ना, फॉलन फ्रॉम द हाइट, कहीं ऊंचाई से गिर जाना, तो इन सब की वजह से क्या ट्रॉमा हो सकता है, तो वो कंडीशन जो है ट्रॉमा या इंजरी टू द रीनल ऑर्गन। इसका जो मेन साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है वो हेमेचूरिया, ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं रीनल सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में इंजरी हुई है। नेक्स्ट है कैंसर इन रीनल सिस्टम। तो काफ़ी कैंसर, कैंसर क्या होता है मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, आपको पता हो शायद। ठीक है, कि अगर कहीं पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, कैंसर की कंडीशन कहलाती है। अगर ये रीनल सिस्टम में हो रहा है, यूरिनरी सिस्टम में हो रहा है, जैसे कि किडनी के अंदर हो रहा है, ठीक है, या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो रहा है, प्रोस्टेट जो है वैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन हो जाता है, बट अगर उसमें भी हो रहा है तो वो इसमें रिलेट करता है कहीं ना कहीं, तो ये सारे कॉमन कैंसर हैं, तो वो सब भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस यूनिट का वो आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने जैसा आपको बताया है कि आप सभी मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे को कोई भी डाउट है तो, ठीक है, या अगर मैं इस जो है आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको जो है आगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम पढ़ेंगे उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।